देख पा रहे हैं दोस्तों कि एक छोटी सी कहानी तितली के माध्यम से कि क्या लिखा है। देखिए, एक दिन एक कीट कोश के ऊपर छोटा सा एक छेद नजर आया। एक व्यक्ति बैठे बैठे कई घंटों उस तितली को देखता रहा जो उस कीट कोश से निकलने का प्रयास कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि आगे उस व्यक्ति को फिर ऐसा लगने लगा कि मानो उस तितली ने अब क्या कर दिया है, प्रयास करना बंद कर दिया है और ऐसा लगा जैसे वह इससे अधिक प्रयास नहीं कर सकती थी, इससे आगे नहीं बढ़ सकती थी। थोड़ा सा इसको समझते जाइएगा, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। इसलिए उस व्यक्ति ने क्या किया, तितली की मदद करने का निश्चय किया। उसने कैंची लाकर कीट कोश को खोल दिया। फिर तितली आसानी से बाहर आ गई, पर उसका शरीर कमजोर हो गया था तथा उसके पंख छोटे और कुम्हलाए हुए थे। वह व्यक्ति तितली को देखता रहा क्योंकि उसे लगा कि किसी भी क्षण तितली के पंख खुल जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और तितली के शरीर को सहारा दे पाएंगे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जीवन भर तितली के पंख कुम्हलाए हुए ही रहे और शरीर भी कमजोर ही रहा। वह जीवन में कभी उड़ नहीं पाई। तो यहाँ तक का जो स्टोरी है, आप यहाँ समझते हैं कि किस प्रकार से जो ये 4 स्लाइड अभी हमने देखा, तो स्वाभाविक से यही चीजें कई बार हम लोग अपने जीवन में भी गलतियां करते हैं। और विशेष करके जब हम अपने इस सिस्टम बिल्डिंग की बात करते हैं, टीम बिल्डिंग की बात करते हैं, तो वहां पर भी क्या करते हैं, हम कई बार अपने टीम में कुछ इसी प्रकार की गलतियों को दोहराते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा क्या है, एक मजबूत टीम बनाने का काम है। अपने बिजनेस को आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाना है तो आपको टीम के साथ काम करना होगा। और टीम के साथ जब हम कई बार काम करने जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो नया नया आया है, हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, पूरे सिस्टम को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन है ना, स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि शुरू में हम उनको क्या है, उनके लिए प्लान बताने जाते हैं, उनके लिए फॉलो अप करने जाते हैं और उनके लिए वो सारा चीज हम करते हैं जो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हम सबको जरूरत होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो व्यक्ति हमारे ऊपर इतना ज्यादा निर्भर हो जाता है कि वो बाद में भी इन चीजों को सीख नहीं पाता है। जैसे तितली के आपने देखा कि जब वो निकलने का प्रयास कर रही थी कीट कोश से, तितली जो कोश के अंदर बंद होती है, उस व्यक्ति को लगा कि यार ये तितली तो इतना कोशिश कर रही है लेकिन ये निकल नहीं पा रही है, तो वो उसकी मदद करने की सोचता है और कैंची ला करके कीट कोश को खोल देता है। और खोल देने के पश्चात क्या होता है, तितली तो बाहर आ जाती, लेकिन उसके पंख हमेशा जिंदगी भर कुम्हलाए ही रह जाते हैं, वो कभी उड़ नहीं पाती। तो यही गलतियां हम लोग भी अपने बिजनेस में करते हैं दोस्तों, कि अपनी भलमनसाहत के कारण हम उसको हेल्प कर रहे हैं। नया व्यक्ति है, हम उसको सिखाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, और कई बार लोग व्यक्ति क्या हो जाता है कि हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। अपने बिजनेस का सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही प्लान बता दूं, मैं ही फॉलो अप कर दूं, है ना, मैं सब चीज कर दूं। मेरा जो डाउन लाइन आया है या मेरा जो बिजनेस पार्टनर है उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसको किसी प्रकार का ज्यादा टेंशन ना लेना पड़े। लेकिन वास्तव में ऐसा जब हम सोचते हैं तो कहीं न कहीं पर उसका जो विकास है, उसके अंदर की जो एबिलिटी है, उसके अंदर की जो क्षमताएं हैं, उसको हम कहीं दबा देते हैं। वो व्यक्ति हम पर डिपेंड हो जाता है और जैसा वो ग्रोथ कर पाएगा वैसा वो कई बार नहीं कर पाता है। जैसे जब तितली उस कीट कोश से निकलती है दोस्तों, तो उस निकलने के दौरान वो जो संघर्ष करती है, उस समय उसके क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है उस कीट कोश से जो तितली के पंखों को मजबूती देता है, तितली के पंखों को उस आदर्श स्थिति में लेकर के आता है कि वह वहां कीट कोश से निकलते ही उड़ सके। तो हमने तो उसको संघर्ष करने का अवसर ही नहीं दिया, तो ये जीवन भर कमजोर ही रह गया। तो यही गलतियां हम अपने कई बार अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में करते हैं कि उनको हम ओवर पिम्पर्ड करते हैं कि बहुत ज्यादा। हमने सुना है कि जो अभावों में पलता है वो कुछ इतिहास रचता है, लेकिन जिसको हर चीज आप उपलब्ध करके दे दीजिए, हर चीज आप उसको पका पकाया दे देंगे, तो उसको पका पकाया जब खाने की आदत हो जाती है तो फिर बाद में जब ऐसी कुछ विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वो कहीं न कहीं पर जीवन के संघर्ष से हार जाता है
और वो पीछे हट जाता है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी हम अपने जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ में उसको सिखाने तक जरूर हम उनके साथ रहे, 1 प्लान 2 प्लान 3 4 5 प्लान तक हम उसके साथ में रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको सीखने के लिए भी हमको प्रेरित करना है कि भाई जब तक तू बिजनेस का प्लान बताना खुद नहीं सीख जाता, मतलब तू इसका जब तक मालिक नहीं बनेगा। हम उसको सीखते हैं जब हम स्वयं प्लान बताने लगते हैं, हर चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम करने लगते हैं, तब हम उसके ओनर बनते हैं। तो ओनरशिप जो मेंटेलिटी है वो हमको उसको सिखाना है। हम ही उसके, नहीं तो उसको क्या लगता है कि अरे मेरा तो आज ऑनलाइन नहीं है तो मैं कैसे प्लान बताऊंगा। आप कहीं बाहर गए हुए हैं तो आपके इंतजार में बैठा हुआ है, उसका काम वहीं पर रुका हुआ है। लेकिन चीजों को प्रॉपर वे में यदि हमने उसको सिखा दिया है, हम हैं या नहीं है उसके पास में, वो स्मूथली उन चीजों को कर पाएगा दोस्तों। तो ये गलतियां हमको अपने जीवन में नहीं दोहरानी है। आई होप मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं तो यही चीज बातें यहाँ पर समझ में आ रही है कि मनुष्य अपनी भल मनसाहत और दया करने के उद्देश्य के कारण यह बात समझ नहीं पाया कि कीट कोष से बाहर निकलने के संघर्ष के द्वारा ईश्वर तितली के शरीर से तरल पदार्थ को पंखों तक पहुंचाता है, जिससे वह कीट कोष से बाहर निकलते ही उड़ने में सक्षम हो जाए। तो यही बताया जा रहा है कि कभी कभी संघर्ष ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, और यदि ईश्वर हमें किसी प्रकार की अड़चन ना दे तो हम शक्तिहीन हो जाएंगे। हम उतने शक्तिशाली नहीं हो पाएंगे जितने कि हम हो सकते थे। हम कभी उड़ नहीं पाएंगे। तो उड़ने के लिए हमको क्या है, सीखना जरूरी है। किसी भी चीज को करने के लिए उस तरह से प्रॉपर वे में, जैसे यहाँ पे उड़ने की बात करिए, हम जीवन में भी यदि उड़ान भरना चाहते हैं, जीवन में भी हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, जो भी हमारी सपने हैं, ड्रीम्स हैं, अपने खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, है ना, तो उन सब चीजों को जब तक हम नहीं पा सकते, जब तक हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो नजरिया है उसको सीखने का ना हो, तो हम जब सीखने लगते हैं तभी हम क्या है, उड़ने की दिशा में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ईश्वर के ऊपर कई बार हम दोष देते हैं, कई बार हम प्रयास करते हैं, जब असफल हो जाते हैं, है ना। ये तितली भी कह सकती थी कि अरे क्या भगवान तूने मुझे कैसा बना दिया, मैं उड़ नहीं पा रहा हूं, है ना। जैसा हमारे साथ भी होता है, कई बार हम चीजों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में हम सिस्टम से उसको करते नहीं है, सीखे नहीं होते हैं, और हम फेल हो जाते हैं, और फिर वहां पर हम ईश्वर को दोष देना शुरू कर देते हैं कि क्या भगवान, मेरे ही किस्मत, मेरे ही साथ ऐसा होना था। तो वास्तव में भगवान कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है दोस्तों। हमेशा वो आपको वही चीज देता है जो आपके लिए उचित होता है। हम जो मानते हैं वो नहीं देता है, लेकिन हमारा जो व्यक्तित्व जिससे निखर कर सामने आए वो सारा चीज देता है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी, उसने मुझे शक्तिशाली बनने के लिए समस्याएं दी। तो हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, ये हमको शक्तिशाली बनाने के लिए आती है, हमारा परीक्षा लेती है। क्योंकि ईश्वर भी तो टेस्ट करता है ना, वो भी तो देखता है कि वास्तव में इसके अंदर में क्या एबिलिटी है, क्या योग्यता है। जब परेशानी आती है, जब मुसीबत आता है, तो ये कैसा रिएक्शन करता है। क्या ये निराश हो जाता है, क्या ये हताश हो जाता है, क्या ये थक कर हार मान लेता है। तो ये चीजें जब पूरा देखती है, इसलिए हमको ऐसा शक्ति देता है वो, है ना। शक्ति मांगते हैं, लेकिन हमको शक्तिशाली बनने के लिए समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं को जब हम उस समय सुलझाना सीखते हैं, वो हमारी शक्ति का हमको वास्तविक एहसास कराता है। कई बार ऐसे आपके जीवन में वाकया हुआ होगा, जब आप कोई मुसीबत में फंसे होंगे, तो आपने अपने अंदर से जब पूछा होगा कि मैं कैसे इस समस्या को समाधान कर सकता हूँ, तो उसका उत्तर आपको अवश्य मिला होगा। क्योंकि बिना समाधान के कोई समस्या ही नहीं होती। हर समस्या, हर प्रश्न का उत्तर पहले बनता है, तब उसके बाद जाके प्रश्न बनता है। उसी प्रकार से हर समस्याएं पहले होती हैं, और लेकिन समस्याओं से पहले उसका समाधान होता है। हमको सिर्फ उसको ढूंढना होता है। उसी तरह दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है, मैंने ईश्वर से बुद्धि मांगी, उसने मुझे कठिनाइयां दी, जिसका हल मुझे ढूंढना पड़ा। हम कई बार बुद्धि मांगते हैं, लेकिन उसने मुझे क्या दिया, कठिनाइयां दी। जब कठिनाइयां आएंगी तो हम उसको हल ढूंढेंगे कि कैसे इन कठिनाइयों से हम निजात पा सकते हैं, कैसे इन कठिनाइयों से हम मुक्त हो सकते हैं। मैंने ईश्वर से संपन्नता मांगी,
और उसने मुझे कार्य संपन्न करने के लिए बुद्धि और शक्ति प्रदान की। हम ईश्वर के सामने अगरबत्ती जलाते, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में धन धान भरपूर कर दो, है ना, पूरा मेरे घर में सुख समृद्धि हो, शांति हो, पैसे की कोई कमी ना हो। तो क्या सिर्फ हम ऐसा मांगेंगे और ये सारा चीज हो जाएगा दोस्तों? तो निश्चित तौर पर नहीं, है ना। तो हम सिर्फ मांगते हैं, तो मांगने से हमको क्या है, उस कार्य को आप कैसे संपन्न कर सकते हैं उसके योग्य आपको बुद्धि देती है और आपको शक्ति प्रदान करता है। हमको अपने इनर जो पावर है उसको पहचानने की जरूरत है। मैंने ईश्वर से हिम्मत मांगी और ईश्वर ने मुझे अड़चने दी। तो हिम्मत मांगते हैं तो हिम्मत का आपका परीक्षा भी होता है अड़चनों के माध्यम से, कि आप अड़चने आती हैं तो आप हिम्मत हार जाते हैं, आपका हिम्मत जवाब दे जाता है, या आप हिम्मत के साथ में उस अड़चनों को हटाने का प्रयास करते हैं। रास्ते में कोई पत्थर आता है तो उसको आप ठोकर मार के हटा देते हैं, या उसको पथ के किनारे से निकल जाते हैं। ये आपका ईश्वर देखता है। तो यहाँ पर भी ईश्वर से हम जो हिम्मत मांग रहे हैं, लेकिन हमने उसको अड़चने दी ताकि हम हिम्मत के साथ उन अड़चनों का हम सामना कर सकें। मैंने ईश्वर से प्रेम मांगा और उसने मुझे मुसीबत से घिरे लोग दिए जिनकी मैं सहायता कर सकूं। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है, मैंने ईश्वर से क्या मांगा? प्रेम मांगा, लेकिन उसने मुझे क्या दिए? मुसीबत से घिरे हुए लोग। यदि हम इस तरह मुसीबत में फंसे किसी व्यक्ति की हम मदद नहीं कर पाएंगे, उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे, उनके प्रति हमारे मन में यदि कोई प्रेम नहीं है, तो हम फिर ईश्वर से कैसे प्रेम कर पाएंगे? क्योंकि प्रेम तो ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है, और हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, अपने डाउन लाइन से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, अपने अप लाइन की हम इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, अपने सिस्टम से हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे हम कर सकते हैं कि हम इसके पाने के हकदार हैं? तो यहाँ पर जो चीज हम वास्तव में मांगते हैं वो हमको नहीं मिलता है। तो मैंने ईश्वर से सहायता मांगी और उसने मुझे अवसर दिए। सहायता मांगा तो उसने मुझे अवसर दिया। अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है ना। जब भी हम कभी इस तरह की कुछ मुसीबत में घिरते हैं, भगवान से हम पूछते हैं, सहायता मांगते हैं, तो हमको कुछ न कुछ ऐसा अवसर दे देता है, जिस अवसर को यदि हम पहचान जाते हैं और उस अवसर में जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर छिपा है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं ईश्वर हमारी सहायता ही कर रहे हैं। तो मैंने जो मांगा वो मुझे कुछ नहीं मिला, परंतु मुझे वो सब मिला जिसकी मुझे आवश्यकता थी। अंत में कह रहा है कि मैंने जो मांगा वो मुझे कुछ नहीं मिला। आप देख रहे हैं कि उसने शक्ति मांगा, उसने प्रेम मांगा, है ना, सहायता मांगी, लेकिन वो सब नहीं मिला। लेकिन वो चीजें कैसे उसके व्यक्तित्व में डेवलप हो सकती है, कैसे वो सारी चीजें उसके अंदर की क्वालिटी में जा सकती है, ये सारी चीजें, वो परिस्थितियां उनको बना कर दी। तो यही कहा जा रहा है, मैंने जो मांगा वो मुझे कुछ नहीं मिला, परंतु मुझे वो सब मिला जिसकी मुझे आवश्यकता थी। तो यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि डर के बिना जीवन जिए, सभी अड़चनों, मुसीबतों और परेशानियों का सामना करें और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। तो यही चीज हम जब कर पाते हैं अपने जीवन में, और यही चीज जब हम अपने टीम के लोगों को प्रॉपर वे में समझा देते हैं कि हमको क्या है, बिल्कुल डर के बिना फेयरलेस जिंदगी जीना है। फियर कहा जाता है ना, डर के आगे जीत है। तो वास्तव में वो हकीकत है कि हम जहाँ डरते हैं, लेकिन उस डर का जब सामना करते हैं और उसको, चुनौतियों को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, अड़चनों है, मुसीबत है, परेशानियां, इनका जब हम डट करके मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं, उनकी समाधान करने की, ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो हर चीज हमको मिलता है जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो इस कहानी के माध्यम से मैंने एक छोटा सा एक यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया कि सारे समस्याओं का समाधान क्या है, कि हम फियरलेस जिंदगी जिए। अड़चने हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, ये सब हमारे धैर्य की परीक्षा करने के लिए आती है। हम कैसे उन परिस्थितियों से निपटते हैं, इस बात का परिचायक ये सारा चीजें हैं। तो हमें हमेशा समाधान के मूड में होना चाहिए। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं
आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने आपके साथ में किया है। अब आगे एक और जिसका मैं यहाँ पे दूसरी स्लाइड में आपको शेयर करने का भी यहाँ से कोशिश करता हूँ, फिर आगे मैं बात करूंगा। एक दूसरा स्लाइड, ये मेरी स्लाइड शेयर हो रही है सर? यस सर, हो रही है जी। हाँ, यहाँ पर देखिए एक दूसरा, यहाँ पर हम छोटा सा नजरिया देखते हैं कि ये जो चीजें मैंने यहाँ पे आपसे चर्चा की कि टीम बिल्डिंग में क्या क्या चीजों को हमको ध्यान देना है, किस प्रकार से अपने डाउनलाइन के साथ में हमको उसको हमेशा सीखने वाले लर्निंग मोड में लेकर जाना है। हर प्रकार की जब भी कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, सब चीज आए, तो हमको लर्निंग मोड पे यदि हम होते हैं, सीखने के लिए उसको प्रयास करते हैं, उन चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करते हैं, तो हर चीज यहाँ पे संभव है। अब ये लर्निंग मोड या जो एटीट्यूड है उसके अनुसार ही हमारा होता है कि हम अपने किस प्रकार से उसको देख रहे हैं, हमारा उस चीज को देखने का नजरिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तब हम जीवन में वो चीज पाना जो चाहते हैं, या एक बड़ा टीम बनाना चाहते हैं, बड़ा एक संगठन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है एटीट्यूड की, आपकी नजरिए की। क्योंकि आज हम जहां पर हैं, जिस जगह पे हैं, और जितनी भी सफलता हमको मिली है या जिस भी परिस्थिति में है, तो कहीं न कहीं पर उसका सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे नजरिए का है। और इन फ्यूचर हम जहां भी पहुंचेंगे, जहां भी जाएंगे, वहां पर भी जो रोल होगा दोस्तों वो होता है हमारे नजरिए का। तो यहाँ पर हम समझेंगे एक आइसबर्ग जो फिनोमिना है, हिमखंड के उदाहरण से इन बातों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो चीजें हैं इन सब चीज को इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हाउ मच डू यू सी ऑन ऑफ एन आइसबर्ग, कि एक जो हिमखंड होता है जो समुद्र में तैरता हुआ होता है, तो समुद्र में ऊपर में जो हमको तैरता हुआ दिखाई देता है, तो वास्तव में हम उसके कितने हिस्से को देख पाते हैं। तो आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ओनली 10% ऑफ एनी आइसबर्ग इज विजिबल, द रिमेनिंग 90% इज बिलो सी लेवल। तो किसी भी हिमखंड का केवल 10% हिस्सा जो होता है दोस्तों, वो कहाँ दिखाई देती है? ऊपरी लेवल पे, समुद्र तल के ऊपर दिखाई देता है। और 90% जो हिस्सा होता है वो समुद्र तल के नीचे होता है, जो इनविजिबल होता है, हम जिसको जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो यही सेम चीजें हमारे जीवन में भी लागू होता है दोस्तों, कि देखिए सी लेवल के ऊपर जो है, द सी आइसबर्ग में देखिए विजिबल एबो सी लेवल, वो कितना 10% हिस्सा होता है, और 90% हिस्सा जो होता है वो कहाँ पे होता है? समुद्र तल के नीचे होता है, जो हमको इजी वे में दिखाई नहीं देता है। इसी के चलते आपने देखा होगा कि जैसे टाइटेनिक जो जहाज है, वो समुद्र में जब आइसबर्ग से ही टकरा करके वो समुद्र में डूब गया था, तो वो छोटा सा दिख रहा था जो हिमखंड का टुकड़ा, और अचानक वो आया, उसे टकराया, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा 90% हिस्सा नीचे होता है। तो यही चीजें हमारे जीवन में लागू होती है, कि कह रहा था आइसबर्ग फिनोमिना इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन बीइंग, कि हम सब इंसान हैं, तो हमारे ऊपर में भी यही जो आइसबर्ग हिमखंड का जो सिद्धांत है हमारे जीवन में भी लागू होता है। कैसे हमारे जीवन में लागू होता है और इससे हम क्या सीख सकते हैं, इन सब चीजों को आइए आगे के स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो सी लेवल में नॉन टू अदर्स, जो दूसरे व्यक्ति हैं, है ना, हमारे व्यक्तित्व में क्या क्या चीजें हैं, किसी व्यक्ति में, या कोई लीडर है जब अपने टीम बिल्डिंग करने जाता है, तो वो जो ऊपर जो बाहरी तत्व है या बाहर के लोग उसका क्या देख पाते हैं, तो उसका क्या देखते हैं? नॉलेज एंड स्किल। जो दिखाई देता है सिर्फ क्या होता है? हमारा नॉलेज होता है और हमारा स्किल होता है। और सबसे जो बड़ा 90% हिस्सा देखिए कहाँ पर है? सी लेवल के नीचे, वो है हमारा एटीट्यूड। तो नॉलेज हमारे पास कितना भी ज्यादा हो,
हमारे पास एक से एक उस बिजनेस डेवलपमेंट की स्किल भी क्यों ना हो, लेकिन ये सिर्फ कितना हिस्सा है पूरे पूरे बिजनेस का इस इफेक्ट करता है, ये 10% ही सिर्फ इफेक्ट करता है दोस्तों। लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो है हमारा एटीट्यूड। और एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए, दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें, इन अदर वर्ड्स, तो जो ऊपर का हिस्सा है वो दिखाई देता है, वो होता है हमारा बिहेवियर, है ना। हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो स्किल है, उससे मिल करके बनता है हमारा बिहेवियर, आपका व्यवहार, है ना। व्यवहार क्या होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि जो बाहरी जो वातावरण है या बाहर जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम जो प्रतिक्रिया देते हैं, हम जो रिएक्शंस देते हैं, वो हमारा व्यवहार कहलाता है। तो जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे परिस्थितियां बनती है, और उसके लिए जिम्मेदार बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारा जो आसपास का परिवेश है, उससे मिल करके बनता है हमारी बाहरी जो प्रतिक्रियाएं हैं। जैसे हम कई बार क्या है, कुछ होता है तो चिल्लाते हैं, कई बार रोते हैं, दौड़ना, कुछ चीजों को फेंक देना, तो ये सब क्या कहलाता है, इनके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को मापते हैं, है ना, कि वो कैसे बातचीत कर रहा है, वो उसके प्रति आपका विश्वास, उसका प्रतिबद्धता, उसकी जवाबदेही, परिणाम, है ना, ये सब जो चीजें, एंगरनेस है, ये सारी जो चीजें हैं, ये उसके बिहेवियर को दर्शाती है। जबकि जब एटीट्यूड की बात की जाती है, वो है आपका देखिए वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स, जजमेंट्स, मोटिव्स, इथिक्स एंड बिलीफ। तो ये एक एक चीजें, एक एक वर्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड के ऊपर में बात की जाए तो घंटों घंटों लग सकता है दोस्तों। तो मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, वास्तव में पूरा कंप्लीट मिल करके जो हमारा एटीट्यूड बनता है, हमारा जो नजरिया, मैंने पहले ही कहा कि जो हमारे जो वैल्यूज की बात करते हैं, तो वैल्यूज मीन्स क्या, वैल्यूज को हम कहते हैं मूल्य कह सकते हैं, हमारी मान्यताएं कह सकते हैं, आदर्श कह सकते हैं, गुण, है ना, या जो भी हम चीज मूल्यांकन करते हैं या किसी का वैल्यू करते हैं, माने कदर करते हैं। तो ये वैल्यूज माने हम अपने जीवन के लिए किस वैल्यू को, क्या मूल्य निर्धारित करते हैं इस संसार में, हमारा क्या मूल्य है, या हमारी अपनी क्या मान्यताएं हैं, उनके ऊपर आपका एटीट्यूड निर्भर करता है। आप अपने जीवन के लिए क्या आदर्श स्थापित करते हैं, ये सारा चीज कहलाता है आपकी वैल्यूज, है ना। आपको अपने अंदर देखने का आपका नजरिया क्या है, आप अपने आप को किस योग्य समझते हैं, ये आपकी वैल्यूज डिसाइड करते हैं। उसी प्रकार से स्टैंडर्ड की जब बात की जाती है, स्टैंडर्ड मीन्स होता है मानक। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, तो आप अपने लिए क्या मानक सेट किए हैं, कौन सा पैमाना आप अपने लिए तय करते हैं कि आपको जाना कहाँ है, कि आपका टारगेट क्या है। ये जब मानक आपके पास सेट होगा, और उस मानक को पाने के लिए अगला जो चीज होता है वो होता है दोस्तों जजमेंट। जजमेंट्स मीन्स होता है आपका विवेक, है ना, कि हम किसी को जज करते हैं, तो जज कैसे करते हैं किसी भी व्यक्ति को, हम हमारे विवेक के अनुसार। विवेक माने क्या होता है कि सही और गलत में फर्क करने की जो क्षमता है, वो है विवेक। सिर्फ सोचने की क्षमता नहीं, बल्कि सही क्या है और गलत क्या है, जिसको हम जब बेहतर तरीके से समझ लेते हैं और उसमें दोनों में अंतर करना जब सीख जाते हैं, तो वास्तव में वो हमारा एक जजमेंट होता है ना। और जजमेंट करते समय क्या है, हम कई बार पक्षपात पूर्ण जजमेंट करते हैं। सोचने का तरीका, हम जिसको पसंद करते हैं उसके प्रति हमारा देखने का नजरिया कुछ और होता है, उसके प्रति हमारा जजमेंट कुछ और होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, कहीं न कहीं पर ये सब निर्भर करता है, हमारे पूरे पूरे व्यवहार को दर्शाता है। उसी प्रकार से आप देख रहे मोटिव्स क्या है, इथिक्स, इथिक्स मीन्स आपके नीति, आप किस नीति का पालन करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आप क्या गलत नीतियों का अपनाते हैं, आप बिना इथिक्सवादी इंसान है क्या, या आपके कुछ ऐसा सैद्धांतिक रूल है, कुछ नीति है जिसके तहत आप क्या है इस बिजनेस को कर रहे हैं, या मन लग गया, जब तक ये मन लग गया तब किए, और मन लग गया तो और कुछ कर दिए। तो ये नीति, इथिक्स आपके बहुत ज्यादा मायने रखते हैं दोस्तों, जब भी हम टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। क्योंकि लोग जो है हमारे, वो सिर्फ क्या है, हमारे व्यवहार को देखते हैं और उसके अनुसार हमारा आकलन करते हैं। लेकिन
आपका यदि एटीट्यूड सही होगा, आपका नजरिया सही होगा और आप अपने जीवन में एक एथिक्स, एक मूल्य को फॉलो करेंगे, तो आपकी टीम भी उसी प्रकार से आपको रिस्पेक्ट करेगी, आपकी टीम भी आपकी उतनी ही वैल्यू देगी। और होता है बिलीव्स। बिलीव्स मीन्स होता है आपका विश्वास, कि क्या इस बिजनेस को लेकर आपका विश्वास कितना दृढ़ है, क्या आपको मेजरमेंट पे, स्टेटमेंट पे कितना भरोसा है। विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं तो क्या आप किस प्रकार से उसको उस पहले जो स्लाइड में मैंने बताया था कि जितने भी चुनौतियां आती हैं, परेशानियां आती है, सब हमारे टेस्टिंग के लिए आती है। भगवान भी देखता है, टेस्ट करता है कि वास्तव में आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके वास्तविक हकदार है या नहीं है। तो यहाँ पर बिलीफ्स की जब बात होती है तो ये कंप्लीट जो सी लेवल में है 90% हिस्सा ये हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम सिर्फ देख पाते हैं किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर, है ना, कि वो क्या कर रहा है, कैसे वो लोगों के साथ में व्यवहार करता है ना, उसका व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति। तो ये जो सारी जो चीजें हैं कहीं न कहीं पर सब मिल करके हमारे एटीट्यूड के माध्यम से ही हमारा बिहेवियर वहां पर रिफ्लेक्ट होता है। यदि हमारा ये जो नीचे के एटीट्यूड वाला हिस्सा सही नहीं होगा तो कभी भी कह लीजिए हमारा जो बिहेवियर है लोगों के सामने उस प्रकार का नहीं होगा जैसा हम उनके सामने अपने को प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्योंकि आपके बिहेवियर बता देता है दोस्तों कि आपके अंदर में क्या मॉरल्स है, आपके अंदर में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, आपके चीजों को देखने का आपका नजरिया क्या है। तो यहाँ पर देखिए जब इम्पैक्ट होता है यही चीज है कि जो ये एटीट्यूड है ये सभी का इम्पैक्ट हमको दिखाई देता है बाहर ऊपर में बिहेवियर। तो मूल बेसिक में क्या है, हमारा बेस में हमारा एटीट्यूड ही है और बिहेवियर तो बाद में बनते हैं, एटीट्यूड का ही परिणाम होता है हमारा बिहेवियर। तो व्हाट मेक्स योर लाइफ 100%, तो ये सभी है, इसको आप जानते होंगे कि यदि हम यहाँ पे अल्फाबेट के जो 26 लेटर हैं उसको हम इस तरह से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जमाते हैं और उसको ए से लेके जेड तक को 1 to लेके 26 नंबर में नंबरिंग देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं स्किल की, जो हमारा ऊपर देखा है ऊपर लेवल है, जो हमारे बिहेवियर में हमको देखने को मिलता है स्किल, तो ये SKILLS इसके स्पेलिंग को यदि हम नंबर के अकॉर्डिंग देखें और इसको हम 19, 11, 9, 12, 12 और 19 ये जो अंक हैं इसको हम जब जोड़ते हैं तो ये होता है टोटल 82। दूसरा जो हमको दिखाई देता ऊपर जो है वो है नॉलेज, इसको भी क्या ये 100% है, तो यहाँ भी देखते हैं ये भी सिर्फ 96% ही होता है। वहीं हम बात करते हैं हार्ड वर्क, हम कहते हैं ना कि हमको हार्ड वर्क होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छा स्किल होना चाहिए। तो ये सब चीजें वाकई में आपको 100% नहीं बनाती, इसकी भी वैल्यू होती है, हार्ड वर्क होता है 98%। लेकिन व्हाट मेक्स योर लाइफ 100% तो वो है दोस्तों आपका एटीट्यूड। और एटीट्यूड यहाँ जो स्पेलिंग दिया हुआ ATTITUDE और इसके स्पेलिंग के जो नंबर्स हैं उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 100%। तो यहाँ पर सबसे जो प्रमुख चीज होता है हमारे जीवन में वो होता है दोस्तों हमारा एटीट्यूड। हम किस प्रकार की एटीट्यूड रखते हैं, हम चीजों को कैसे देखते हैं और हम कौन कौन से इथिक्स का फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए द बेनिफिट ऑफ ए पॉजिटिव एटीट्यूड। जब एटीट्यूड्स की बात की जाती है तो आप जानते हैं दो प्रकार का नजरिया होता है, एक सकारात्मक और एक दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक नजरिया वाले ही लोग हैं पूरे दुनिया में, जो भी क्रांति लाए हैं, जो भी परिवर्तन हुए हैं या जो भी आज इतना दुनिया में क्रांति आई है वो सब किसके कारण हुआ है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वालों ने आज तक कोई क्रांति नहीं की। तो पॉजिटिव एटीट्यूड यदि हमारा भी होता है कि कोई गिलास है जिसमें पानी है तो अब किसी को वही गिलास क्या है आधा खाली दिखाई देता है और किसी को वही गिलास का पानी आधा भरा हुआ दिखाई देता है। तो ये हमारा देखने का उसका नजरिया है कि यदि किसी को गिलास का पानी आधा खाली दिखाई दे रहा है तो कहीं न कहीं पर आप बोलते हैं कि आधा खाली है, तो ये आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। जो नहीं है उसको आप देख रहे हैं लेकिन उसके अंदर है क्या उसको आप देख नहीं पा रहे हैं। जबकि आप बोलते हैं कि आधा भरा है, माने ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। तो यहाँ पर
पॉजिटिव एटीट्यूड्स यदि हम रखते हैं तो हमको इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहले देखिए लिखा है सक्सेस अचीव्ड फास्टर एंड मोर इजीली, कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड दो व्यक्ति हैं, तो आप हमेशा दोनों के स्तर में, दोनों के परफॉर्मेंस में अंतर देखेंगे, है ना। नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति कोई भी चीज आएगा तो उसको नेगेटिव वे में पहले देखता है। कोई अवसर आया तो उसको नेगेटिव तरीके से देखता है, शक की नजर से देखता है। देखिए उसको सही, उसका मूल्यांकन करना, सही चीजों को समझने के लिए आप उसको छानबीन कर रहे हो, वो अलग चीज है। लेकिन सबसे पहले देखते ही हमारा जो नजरिया क्या होता है, अरे ये तो नहीं होगा, ये बेकार है, ये ऐसा है। तो इस प्रकार की जब हम बात करते हैं और यही मैसेज जब टीम में भी पास करेंगे तो निश्चित तौर पर ये हमारा जो पूरा जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का है, कॉपीकैट मार्केटिंग इसको कहा जाता है। जो चीज आप करते हैं वही आपके डाउनलाइन में पास होता है। तो हमारा एटीट्यूड हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और सक्सेस निर्भर करता है पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर में। जितना ज्यादा आपका सकारात्मक नजरिया होगा, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव एटीट्यूड के होंगे, आप उतने जल्दी ग्रोथ को अचीव करेंगे, उतना जल्दी आप क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल होंगे। इसलिए कहा जा रहा है सक्सेस अचीव्ड फास्टर एंड मोर इजीली, बहुत ही तेजी के साथ, बहुत आसानी के साथ में आप सक्सेस को पा सकते हैं यदि आपका नजरिया पॉजिटिव है। दूसरा है मोर हैप्पीनेस, है ना। किसी भी चीजों को हम देखते हैं तो हम उसको देखते कैसे हैं। यदि हम नेगेटिव नजरिए से देखेंगे तो हमको उसमें दुख मिलेगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी। लेकिन यदि हम उसको एक सकारात्मक नजरिए से देखते हैं तो हमको खुशी मिलेगी। कोई भी चीज हमारे सामने आया तो कैसे आप उसको देख रहे हैं, है ना, वही आपके खुशी। जैसे कोई काम है, अब हमको मालूम है कि भैया हमारा ये जो बिजनेस है इसमें बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं हो सकता है। तो हम यदि इजी वे में उसको लर्न करने की किसी भी चीज को कोशिश करेंगे, खुशी खुशी खुद सीखने की कोशिश करेंगे, ये जूम मीटिंग में आएंगे, है ना, हमारे फिजिकल मीटिंग्स होते हैं, उस मीटिंग में हम खुशी के साथ में आएंगे। वहाँ जो भी स्पीकर आ रहा है, जो चीज वहाँ बताया जा रहा है, उसको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में ग्रैब करेंगे, खुशी के साथ में उसको एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा होता है कि बोझ समझ कर, चलो यार ठीक है, बोल रहे हैं तो चले चलते हैं, लेकिन ऐसा है वैसा, तो वो जो वहां पे आपका जो हैप्पीनेस आपको नहीं मिलेगा। तो मोर हैप्पीनेस यदि आपको पाना है, जीवन में ज्यादा आपको खुशी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यही चीज पूरे जब टीम में एक सकारात्मक माहौल क्रिएट होता है तो कठिन से कठिन काम भी बहुत ही इजी वे में हो जाता है। मोर एनर्जी, पॉजिटिव जो एटीट्यूड है आपके अंदर, मोर एनर्जी, बहुत ज्यादा ऊर्जा का संचार करती है। और ऐसे भी हमारा जो बिजनेस है वो कहा जाता है क्या है, उत्साह का बिजनेस है। उत्साह के समुद्र में कूद जाइए कहा जाता है ना। जब तक हम उत्साहित नहीं रहेंगे, एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, तो हम दूसरों को ऊपर कैसे उत्साह और एनर्जी ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप एक एनर्जी फील करें, उसके लिए आपका अंदर से वो एनर्जी आना चाहिए, मोटिवेशन आना चाहिए। पॉजिटिव यदि हम रहते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी फील कर पाते हैं। ग्रेटर इनर पावर एंड स्ट्रेंथ, हमारे जो इनर पावर है और हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो मजबूती है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा ही हमारे जीवन में ज्यादा आता है। दोस्तों, हम नेगेटिव होंगे तो कभी भी हम चीजों को उस तरह से नहीं ले पाएंगे, उस तरह से नहीं देख पाएंगे। उसके अंदर के जो हमारा है ना, कहा जाता है हमारे इंसान के हर दिमाग में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, है ना, दो एफएम है, एक पॉजिटिव, दो फोरमैन है कहा जाता है हमारे अंदर में। हम जिसको ज्यादा काम देंगे पॉजिटिव वाले फोरमैन को देंगे जो ए है, और जो बी वाले नेगेटिव वाला फोरमैन है, तो वो ज्यादा उसी प्रकार का हमारा यहाँ पर एटीट्यूड होता है। तो यहाँ पर ग्रेटर इनर पावर एंड स्ट्रेंथ, पॉजिटिव एनर्जी वालों को इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। द एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट योरसेल्फ एंड अदर्स, जब ये चीज आपके अंदर में होगी तभी तो आप दूसरों को भी मोटिवेट कर पाएंगे, दूसरों को इंस्पायर कर पाएंगे। अपने आप को भी तो आप इंस्पायर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ दूसरे भी आपसे इंस्पायर होंगे, दूसरे भी आपसे मोटिवेट होंगे। नहीं तो आप ही नेगेटिव बात कर रहे हैं, जैसे आप कोई गया है आपसे कुछ समस्या की बातचीत करने के लिए, आप उसका समाधान बताने के बजाय आप ही और उससे नेगेटिव बात करने शुरू कर देते हैं।
तो क्या होगा, वो व्यक्ति और ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा, और ज्यादा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दुनिया में मैंने बताया कि जो भी बदलाव किए हैं पॉजिटिव लोगों ने ही किया, नेगेटिव लोगों ने कभी कोई बदलाव नहीं किया। तो यही है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में रहते हैं तो हमारे अंदर में दूसरों को इंस्पायर करने की, दूसरों को मोटिवेट करने की जो एबिलिटी है, योग्यता है, उसका विकास होता है। और उसका जब विकास होगा तो हमारे अंदर पहले होगा, हम पहले अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, हम पहले अपने आप को उन सिचुएशन से निगरने के लिए इंस्पायर कर पाएंगे, तभी हम दूसरों को कर पाएंगे। तो जब टीम बिल्डिंग करने की बात होती है तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप कैसी ऊर्जा नीचे के लोगों को पास कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं या नेगेटिव दे रहे हैं, अच्छी चीजों का आप पास कर पा रहे हैं या कुछ बुरी चीजों को लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। अचीविंग योर गोल्स एंड अटेनिंग सक्सेस, कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ही ज्यादा से ज्यादा जो उसके जो गोल्स हैं और उसको बहुत ही इजी वे में वो क्या कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं और सक्सेस को वो अटेम्प्ट कर पाते हैं, सक्सेस उनके पास तेजी के साथ में आता है। और लाइफ स्माइल्स एट यू, जब इस प्रकार की जब आप बिहेवियर करेंगे, इस प्रकार का जब पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो जिंदगी आपके ऊपर मुस्कुराएगी, जिंदगी आपके ऊपर में प्रसन्न होगी। और जब जिंदगी प्रसन्न होगी आपके ऊपर में, आप प्रसन्न होंगे तो लोगों का आप क्या है, प्रसन्नता ही तो बांटेंगे। पॉजिटिव एनर्जी जिसके पास जो होगा वही तो बांटेगा। किसी के पास यदि कूड़ा करकट है तो कूड़ा करकट ही बांटेगा, किसी के पास अच्छी चीज है तो अच्छी चीजों को ही बांटेगा। तो लाइफ हमेशा स्माइल करेगी आपके ऊपर में। और ऐसे भी स्माइल बहुत बड़ा एक चीज होता है, स्माइलिंग जो फेस होना, पीपल रिस्पेक्ट यू। तो ये जो सारी चीजें होंगी दोस्तों, तब लोग भी आपका सम्मान करेंगे, आपका इज्जत करेंगे, आपको एक सम्मान की नजर से देखेंगे। तो ये जो सारी चीजों को जब हम अपने डाउन लाइन में कर सकते हैं, अपने टीम मेंबर्स में सही तरीके से पास ऑन कर पाते हैं, तभी तो हमारा टीम एक स्ट्रांग टीम के रूप में बिल्ड हो पाएगा। अन्यथा हम कुछ दिन बनाएंगे, फिर टीम अपने आप टूट जाएगी, फिर नया सिरे से बनाएंगे, फिर टूटेगी, फिर नए सिरे से बनाएंगे, फिर टूटेगी। जैसे हम कोई बड़ा महल बनाना चाहते हैं और उसके जोड़ाई करने के लिए हम सीमेंट के जगह में सिर्फ रेती का और उसको घोल करके जोड़ाई करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा। हर एक वो तत्व चाहिए उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, और पर्याप्त मात्रा में और सही मात्रा में होना चाहिए, तब जाकर के खूबसूरत इमारत या बिल्डिंग तैयार होती है, बड़ा सा महल बनता है। तो हम लोग क्या है, कोई छोटे मोटे काम के लिए नहीं आए हुए दोस्तों, हम लोग एक बड़े विजन, बड़े मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मिस्टर मिंट, उसका ये जो प्रोजेक्ट स्टेप मिंट, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से एक बड़ा विजन के साथ में काम कर रहा है। और टीम जिसके पास जितनी बड़ी होगी, ये टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में है, वो हमेशा दूसरों से आगे रहेगा। अभी जैसे मेरी टीम की मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं इसको ना लेंगे, तो जैसे अभी ब्लॉकचेन की ही बात हो रही है। ब्लॉकचेन हमारा बहुत ही जल्दी क्या है, लाइव होने वाला है। और ब्लॉकचेन में वैलिडेटर और डेलीगेट्स, तो वैलिडेटर में यदि मैं अपनी बात करूं तो क्या है, आज मेरा भारत क्या पूरा उस प्रोजेक्ट में नंबर 1 पे मेरा है वैलिडेटर के रूप में। मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बता रहा हूं इसको, मतलब ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि मेरे टीम वाले कितना सपोर्टिव हैं। आज वहां पे लगभग 34 लाख, 34.5 लाख टोकन्स वहां पर लोगों ने स्टेक कर दिया है। तो ये कैसे संभव हुआ, मैं अकेले इसको कर पाता क्या, कभी नहीं कर पाता। ये टीम के ही पावर है, टीम के लोग ही हैं कि वो चाहते हैं कि भाई हमारा लीडर नंबर 1 पे रहे। तो वो लोग अपने तरह से पूरे टीम, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, लगभग मैं खोल के देख रहा था तो वहां पे 225 लोगों ने मुझे वोट किया है। तो 225 लोग, और सब ये जानते हैं कि हम जितना ज्यादा वोट कर रहे हैं तो भी हमारा परसेंटेज का जो लेवल है कम मिलेगा। फिर भी से उनके एक लीडर के ऊपर में जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो उनको कहीं न कहीं पर पता चलता है। तो ये टीम में क्या है, डुप्लीकेशन हुआ है कहीं न कहीं पर, तो वो चीजें दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से जितने भी टीम वहां पे हैं जो टॉप 100 में हैं, तो वो सिर्फ अपने दम पे नहीं है, कहीं न कहीं पर टीम का उसके पीछे सपोर्ट है, टीम का रोल है। आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ भी बोल पा रहा हूँ, तो ये जो ताकत है, ये जो क्षमता है, कहाँ से आती है, मेरे अंदर जो एनर्जी मेरी टीम से आती है, क्योंकि मेरी टीम में एक से एक ऐसा लोग हैं
जो आज जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को एक पॉजिटिव नजरिए के साथ में आज भी टिके हुए हैं और इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। तो ये एक दिन में नहीं होगा दोस्तों। कोई भी टीम को बनाना एक दिन का खेल नहीं है, है ना। उस टीम को बनाने के लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं बताने का मैंने आपको प्रयास किया। अंत में एक कविता के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जो ख्वाहिश, इस कविता का शीर्षक है